चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ स्ट्रैटेजी प्लानिंग। देखो हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने प्लानिंग चैप्टर किया था कि प्लानिंग चैप्टर में हमने किया था कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने पढ़े थे, जिसमें से एक था स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता था याद है कि टॉप मैनेजमेंट यूजुअली एक अपने एनवायरनमेंट को देख के आसपास कंपेटिटर्स को एनालाइज करके मार्केट पोजीशन को एनालाइज करके एक तरह से इंटीग्रेटेड प्लान बनाता था। इंटीग्रेटेड प्लान बोल लो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोल लो, कि एक विजन, एक गाइडलाइन जिसके अकॉर्डिंग बाकी प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट? दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। एंड इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है, बेसिकली दूर की सोचते हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ये एग्जीक्यूट होती है। रेफर्स टू इंटीग्रेटेड प्लान, देखो आ गया, डिज़ाइन टू अचीव अ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज़ अ ब्रॉड प्लान, वही जो मैंने बोला गाइडलाइन होती है एक तरह से, ब्रॉड गाइडलाइन फॉर ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू डिजायर्ड पोजीशन। ये तो प्लानिंग का ही वो है कि प्लान करता ही है ना, बनाते ही इसीलिए ताकि प्रेजेंट पोजीशन से वो फ्यूचर पोजीशन की तरफ जो हम चाहते हैं कि जिस डिजायर्ड पोजीशन उसमें हम आ सकें। ऑलराइट, फीचर्स देखो क्या होंगे। पहला, कंसर्न विद एक्सटर्नल, जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर ही आप बनाते हो। कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान भी बताया मैंने। टॉप मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी बताया। फिर लॉन्ग टर्म होता है, ये भी बताया। फिर इन्वॉल्व चॉइसेस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन, बेसिकली जैसे मैंने बोला गाइडलाइन है तो एक गाइडलाइन दे दी, इसके हिसाब से सब इसी डायरेक्शन में फिर इसी गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। So, एक डायरेक्शन देता है, सेट्स द डायरेक्शन व्हाइल अदर प्लान्स डिसाइड्स हाउ दिस डायरेक्शन, वही कि एग्जीक्यूट बाकी वाले करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी विल बी डन बाय अदर प्लान्स, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, वही हो गया गाइडलाइन एक तरह से, फॉर मेकिंग मेजर डिसीजन, ठीक है। अब लेवल्स पे आ जाओ कि ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो होती है ये अलग अलग लेवल्स पे होती है। देखो इस फ्लो चार्ट पे समझो एक बार। देखो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शनल लेवल से बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल से कॉर्पोरेट लेवल, ये लेवल्स कैसे बनते हैं। देखो एक जो मेन पूरी कंपनी को हम देखें कौन हैंडल कर रहे हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव्स कुछ भी, ये पूरी कंपनी को संभाल रहे हैं ना, तो ये जो प्लान्स बनाएंगे दैट इज़ बेसिकली द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है, यानी एज अ होल पूरी कंपनी के लिए बन रही है। इसके बाद हर कंपनी में मान लो तीन प्रोडक्ट के डिविजन्स हैं, कि मान लो तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो तीनों का अलग डिविजन्स होगा क्योंकि तीनों को अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी, है ना। मान लो कोई एक कंपनी है, जैसे एग्जांपल यहाँ है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो फूड और बेवरेजेस का उसका एक अलग सेक्शन होता है, डिवीजन है, एंड उसके अलावा जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए अलग होता है। तो ये उसके डिविजन्स हैं प्रॉक्सी, ऐसे कितने भी डिविजन्स हो सकते हैं, और हर एक के लिए मतलब जो HUL, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये जो अपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाएगा, वो स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी विच इट विल यूज़ फॉर दी फूड एंड बेवरेजेस वाले डिवीजन के लिए, है ना। दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजीज लगेंगी। इसीलिए यहाँ पे एक और डिवीजन होती है बेस्ड ऑन द बिजनेस लेवल, कि बिजनेस के जो आपके डिविजन्स हैं, ठीक है, उस लेवल पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी। इसको बोलते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। जैसे यहाँ पे तीन यूनिट्स का एग्जांपल ले लो, कि मान लो कंपनी में तीन यूनिट्स हैं, है ना, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, तो इसको आप बोलोगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट ए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बी, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट सी। ये तीन जो हैं ये एक तरह से आपके बिजनेस लेवल्स के हो गए, है ना, जो कि मतलब इन पे जो आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे दैट विल बी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। उसके बाद हर यूनिट में जैसे मान लो फूड एंड बेवरेजेस का एक यूनिट है, उसमें सारे फंक्शंस होंगे, जैसे फंक्शन हर एक चीज़ में होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है ना, ऑपरेशंस अलग होते हैं, पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड वो अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट्स फंक्शंस करते हैं अलग अलग, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली द फंक्शनल लेवल, समझ रहे हो। फंक्शनल लेवल हर यूनिट के फंक्शंस तो हर यूनिट में होगा ना, चाहे वो स्ट्रैटेजिक यूनिट ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, तीनों ये सारे फंक्शंस करेंगे ही करेंगे। तो ये तीन लेवल्स हो गए, फंक्शनल लेवल, फिर बिजनेस लेवल और फिर कॉर्पोरेट लेवल। तीनों पे अलग लेवल की स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो स्ट्रैटेजीज के लेवल्स कोई पूछ ले तो आप बताओगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, इसको ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं ना, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ये क्यों बोलते हैं, एक बंदा था जिसका एक एक्सपर्ट था जिसका नाम था ग्लोवेक, उसने बेसिकली बोला था कि चार ग्रैंड स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के पास, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और या कॉम्बिनेशन ऑफ इनका कोई भी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, जैसे आप जहाँ हो वहीं स्टेबल रहो मार्केट में पोजीशन अपनी। फिर एक्सपेंशन, उसको ग्रो करो। रिट्रेंचमेंट, कट डाउन करना, है ना, मान लो आपको कॉस्ट कटिंग करनी है
या प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा के लिए आपको कुछ लोग निकालने पड़ रहे हैं, दैट इज़ रिट्रेंचमेंट, राइट। सो ये या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ये चार उसने बोला था ग्रैंड लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं एक तरह से। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जैसे आपको समझ आ ही गया होगा, लॉन्ग टर्म है ना, पूरी कॉर्पोरेट का लेवल पूरी कंपनी के हिसाब से आपने देखना है। सो चॉइस ऑफ डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म, ये सब ठीक है। एंड देखो क्या लिखा है, इट आंसर्स बेसिक क्वेश्चंस। अब देखो पूरी कंपनी का जब तुम देख रहे हो तो बेसिक क्वेश्चंस ही आप बताओगे ना कि हमारी कंपनी क्या है, व्हाट इज़ आवर बिजनेस, हु आर आवर कस्टमर, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं, व्हाट डू वी वांट, हम चाहते क्या है, हम प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं, हम मार्केट शेयर ज़्यादा चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। तो दैट इज़ अगेन ये आपको पूरे एज ए कंपनी का होल देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी। सो ये पूरी कंपनी की उस लेवल पे है, इसलिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। फिर आ जाओ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही है ना, कि जो पूरी कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में आप अप्लाई करते हो उस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो यहाँ पे एस का मतलब बता रखा है, एस यानी कोई भी ऑपरेटिंग डिवीजन, कोई भी डिवीजन। अब वो डिवीजन किसी भी बेसिस पे हो सकता है ना, कि प्रोडक्ट के बेसिस पे, मार्केट सेगमेंट के बेसिस पे, या कस्टमर्स का जो, कि ये वाले कस्टमर्स के लिए ये यूनिट, ये वाले कस्टमर्स के लिए ये यूनिट है ना, बच्चों के लिए ये वाला यूनिट, बड़ों के लिए ये वाला यूनिट है ना। तो ये एक तरह से इस बेसिस पे आप अपने डिविजन्स को बाइफरकेट करते हो। फॉर एग्जांपल देखो, वही फूड एंड बेवरेजेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये दो डिफरेंट एस हैं किसके, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि जो आप एस ये अपने हैं, इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का काम है। एंड ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का काम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का है, सिंपल। तो उसके बाद आता है आपका फंक्शनल स्ट्रैटेजी। देखो फंक्शनल स्ट्रैटेजी और स्पेसिफिक हो गए हम, है ना, कि जो अलग अलग फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो एस लेवल की पे जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाले आ जाएंगे, है ना। तो देखो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड टू इम्प्लीमेंट एस स्ट्रैटेजी। एस ऑपरेट्स बाय फंक्शंस लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल। एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी लेज डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल एरिया, कि भाई हर एक फंक्शंस कैसे होना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वही कि आप स्ट्रैटेजीज जो बना रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो क्या होता है स्ट्रैटेजी प्लानिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल्स टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ही है ये तो, है ना। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। ओके देखो फीचर्स क्या होंगे। स्ट्रैटेजी प्लानिंग जैसे मैंने बोला है आपको एक टॉप मैनेजमेंट जैसे बनाता है, तो ये वही स्ट्रैटेजी वाली की चीज़ें हैं। देखो आइडेंटिफाई बेसिक मिशन, लॉन्ग टर्म इन नेचर के टॉप मैनेजमेंट करता है। जैसे फिर मैंने बता रखा है आपको, है ना, स्वॉट एनालिसिस, कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट को देखकर बनाते हो, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए आप अपनी फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हो, है ना। तो वही आ गया अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी मैंने बता ही रखा है। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन, ये तो बताया है ना, गाइडलाइंस होती है तो डायरेक्शन देता है कि हाँ इस डायरेक्शन में आपको चलना है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी वही देखो सिमिलर सी है। पहला एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देख के बनाया, डायरेक्शन प्रोवाइड हुआ, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन तो आता ही है, क्योंकि जैसे मैं बोला ना, सब अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया, और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में कंपेटिटर्स को देख कर ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, राइट, इसलिए। उसके बाद आ जाता है आपका लिमिटेशंस। देखो लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हो हर चीज़ में, जैसे मैंने बोलता हूँ लिमिटेशन इसकी तो आएगी आएगी, टाइम, मनी, एफर्ट लगता ही लगता है ना। उसके बाद जब आप बोल रहे हो कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखकर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देख लेके और प्रॉपरली एनालाइज कर लेगा और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेगा, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेंड एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो कि प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उस बेसिस पे वो स्ट्रैटेजी बनती है। सो यहाँ पे आपको ट्रेंड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स चाहिए, है ना। उसके बाद मे रिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू लेस रिस्की, क्योंकि जब आप पहले से ही कुछ अगर प्लान बनाते हो ना, तो आपका एक वो होता है कि यार कि रिस्क नहीं लेना, कि गलत ना हो जाए, क्योंकि आप बहुत एनवायरनमेंट को बस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देख कर बना रहे हो। अभी एग्जैक्टली वो चीज़ हुई नहीं है तो आप बोलोगे यार अभी हुआ ही नहीं, क्या पता क्या हो, बहुत बड़ा रिस्क आप नहीं लोगे, है ना। अब क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप गवा दो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने रिस्क लेना नहीं चाहा उस टाइम, है ना। तो ये भी एक नुकसान है। उसके बाद क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगता है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को तो फटाफट स्ट्रैटेजी बनानी ही है, तो आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को हो सकता है डिफ़र कर दो, कि मेरे को अभी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो जो आप बस प्लानिंग हो, जैसे मैंने बताया प्लानिंग ही करते रह गए और एक्चुअल काम डिफ़र हो गया,
तो आप ऐसा हो सकता है कि मेन डिसीजंस लेट हो जाएं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप प्रोसेस पे, प्रोसेस की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का कैसे प्रोसेस पूरा होता है। देखो भाई जैसे हमने बहुत कर रखा है ना, प्लानिंग जैसे बनाई थी ऑलमोस्ट वैसा सही है। पहले आप ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या अचीव करना है, मिशन, वो क्लैरिफाई करते हो कि हाँ मेरे को ये इस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर जैसे मैंने बोला एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। कि एक ऐसी प्रोफाइल आप बनाते हो जिसमें आपका एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स अभी हैं, वो एनवायरनमेंट में आप देख कर ही बनाते हो ना। जैसे मैं बोला तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी होती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि आप पूरा एनालिसिस करते हो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जैसे मैंने बोला आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हो, फिर है ना अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बाद इसको देखते हो। तो ये तो तभी होगा जब आप खुद को सेल्फ अप्रेजल करोगे। सेल्फ अप्रेजल यानी इवैल्यूएशन। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, इसको आप बोलोगे इंटरनल एनवायरनमेंट को देख रहे हो आप, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होगा कि आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, पहले एनवायरनमेंट को देखा, फिर खुद की ऑर्गेनाइजेशन को देखा। फिर आपने वही जैसे प्लानिंग के टाइम ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे, वो प्लान के ऑल्टरनेटिव्स थे, अब स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो स्ट्रैटेजी के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करोगे। उसके बाद फिर प्लान इवैल्यूएट करे थे, अब उसी तरीके से यहाँ स्ट्रैटेजी की ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे। फिर वहाँ प्लान चूज़ किया था एक, इस तरह यहाँ स्ट्रैटेजी चूज़ करोगे एक। तो वैसे से ही चल रहा है ना। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कि भाई क्या क्या चीज़ें से डिटरमाइन होती है कि आप कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लगाओगे। देखो सबसे पहली चीज़ वही मिशन क्या है आपका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज वही हो गए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डेटा आप अवेलेबल कर सकते हो, उसकी बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे आप अपनी प्लान बनाओगे या स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, है ना। हैंड राइटिंग कैसे होगी। पर्सनल फैक्टर्स यानी वही जैसे मैंने हमेशा बोला, टॉप मैनेजमेंट की वैल्यूज़ बहुत इंपैक्ट करती हैं कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो। टाइम होराइजन, कितना टाइम है आपके पास जितने में आप स्ट्रैटेजी बना के इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उस हिसाब से भी बनाओगे। तो ये सब फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं ना, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद इवैल्यूएशन और स्ट्रैटेजी, देखो देखो ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स हैं, इस पर मैं बहुत टाइम वेस्ट करके बहुत डिटेल में नहीं कराना चाह रहा हूँ। जैसे शॉर्ट में, क्योंकि इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इससे कोई बहुत एक्सप्लेनेशन वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट या कोई थियरी समझा रहा हूँ मैं कि ऐसे। तो इट्स लाइक कॉमन सेंस वाली चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं ना। अपना आपका भी टाइम प्रेशियस है, मैं भी वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी कई लोग बात करते हैं उनका तो वॉच टाइम बढ़ रहा है, क्यों नहीं करेंगे, बट एनी हाउ। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी, देखो क्या चीज़ें बताएंगी कि एक स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं है। देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी है सबसे पहला पॉइंट, यानी कि जो आप अचीव करना चाहते थे क्या वो अचीव हो रही है, कितने हद तक अचीव हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रैटेजी कोई चीज़ों को ऑलरेडी जो है वो मुश्किल कर रही है या नहीं हो पा रहा उससे, तो वो सब चीज़ें आप देखोगे कि अच्छी है या नहीं है। फिर कंसिस्टेंसी विद इन्वायरमेंट, आप इंटरनल कंसिस्टेंसी देख लिया, बाहर के साथ भी तो देखो कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आप चाह रहे थे कि वो यूज़ आप करो उनको अपने फेवर में, क्या वो एक्चुअल में हो रहे हैं या नहीं, फिट हो रहे हैं या नहीं, है ना। फिर टाइम होराइजन एप्रोप्रिएट, कि जितने टाइम में आप चाहते थे कि वो स्ट्रैटेजी बने इम्प्लीमेंट हो, इस टाइम में हो, इस टाइम में हो, वो टाइम फ्रेम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। रियलिस्टिक, क्या वो स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक है, क्या वो अचीवेबल है, कि आप ऐसे ही बस हवा में बनाए जा रहे हो और अचीव होगी नहीं, ऐसा तो नहीं। कितना रिस्क है, बहुत रिस्की भी नहीं होनी चाहिए, कम रिस्की भी ना हो, क्योंकि फिर वही चैलेंजिंग नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वर्केबिलिटी, क्या उस पर काम कर सकते हो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उस पर काम करो, क्या लोग इतने प्रोफिशिएंट एफिशिएंट हैं कि वो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है कि वो उस पर काम कर सके, है ना। फिर सोशल सैंक्शन, की आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एथिकल मॉरल वाली होती है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो आप फुलफिल कर पा रहे हो उसके थ्रू स्ट्रैटेजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान करेगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो वही है कि इन सब चीज़ों से पता लगता है कि आप एक स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं है।